स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा आपका टीचर लेक्चरर मैकेनिकल डिपार्टमेंट हीविट पॉलिटेक्निक लखनऊ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की सीरीज पढ़ रहे हैं और उस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5। सो आज के हमारे टॉपिक में आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। जैसा कि एट द एंड ऑफ द फोर्थ लेक्चर मैंने आपको बताया था, अगले लेक्चर में हम लोग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इसके पहले जो पढ़ चुके हैं वो ये था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब जरा इस लोड के विषय में ध्यान से देखिए। इस लोड को सामान्यतः कभी कभी इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को। अब जरा इस लोड की इन लाइंस को देखिए, इन एरोस को देखिए। इन लोड में ये सारे के सारे जो एरो हैं इनकी ऊंचाइयां एक समान है। एक समान ऊंचाई का तात्पर्य है कि पूरी की पूरी बीम में ये जो लोड लगा हुआ हर जगह पर समान लोड लगा हुआ है, इसलिए इसको कहा गया था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब देखिए फर्क क्या है। यूनिफॉर्मली का यू आ गया, लोड का एल आ गया, लेकिन यहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बल्कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। एक समान रूप से परिवर्तित होता हुआ भार, जबकि यह था एक समान रूप से वितरित भार। तो एक समान रूप से परिवर्तित होता हुआ भार, जरा इसको अब यहां पे देखते हैं। सो ये ए बी, ये हमारी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ये एक एंड ए है और एक एंड बी है। ए और बी दो सपोर्ट्स है। अब हो क्या रहा है, इस जगह पर इस पॉइंट ए पर लोड की वैल्यू है 0। सो इंटेंसिटी ऑफ द लोड इज 0 एट पॉइंट ए एंड दिस इंटेंसिटी, जो भार की तीव्रता है, गोज ऑन इंक्रीजिंग, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम बीम के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रहे हैं। जैसे जैसे एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं बीम में जो लोड की तीव्रता है वो बढ़ती जा रही है, तीरों की ऊंचाइयां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसलिए इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, एक समान रूप से बढ़ता हुआ भार, जिसकी इंटेंसिटी इस ए पॉइंट पर 0 है और यहां पर आते आते इसकी इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर हो जाती है। सो इस तरह का जो लोड होता है उसकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली 1-1 मीटर पर बढ़ती चली जाती है। तो हर 1 मीटर के बाद इंटेंसिटी इतनी बढ़ती चली जा रही है, जो कि यहां पर 0 है और अंत में भी पर आते आते W किलो न्यूटन पर मीटर हो चुकी है। So this is the case of the uniformly varying load। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें किस तरीके से आप टोटल लोड निकालेंगे। तो टोटल लोड निकालने का तरीका ये रहेगा, टोटल लोड। तो अगर ये यूडीएल होता तो यूडीएल में तो आपको पता है कि स्मॉल w की वैल्यू जो इंटेंसिटी थी और बीम की लेंथ को यहां से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे, ये बीम की लेंथ हो गई। सो लेंथ ऑफ द बीम इज L और टोटल लोड को हम लोग यहां पर कैपिटल W से डिनोट करेंगे एंड दिस इज। और आपको बताते हैं कि कई किताबों में अलग अलग फॉर्मूले दिए रहते हैं, मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं। अब जरा बच्चों आप ध्यान से देखो, ये कैसी फिगर दिखाई दे रही है। सो दिस इज ए ट्रायंगुलर फिगर, ये राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री है, ये आधार है, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसका विकर्ण है। इस समकोण त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल लो। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, हाफ बेस एंड हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट इज स्मॉल w एंड दिस इज WL अपॉन 2। दिस इज द टोटल लोड। तो टोटल लोड अगर आपको इस बीम का निकालना हो भाई, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, सो टोटल लोड हो जाता है स्मॉल w L अपॉन 2। अब इसके बाद हमें टोटल लोड आ चुका है। अब हमारे सामने सबसे पहले अगर शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना तो आप सबको पता है कि हमें निकालना होता है RA की वैल्यू और हमें निकालनी होती है RB की वैल्यू। सो लेट अस सी कि RA और RB कैसे निकालेंगे। सो टेकिंग द मूवमेंट, हम मूवमेंट A के अबाउट लेके उसको हम 0 कर देंगे। सो RA का तो मामला खत्म हो गया। अब क्या हुआ, इस पूरे ट्रायंगल का जो सेंटर होगा वो यहां कहीं होगा। इस पॉइंट को हम लोग कैपिटल G से डिनोट कर देते हैं। और बच्चों जो ये आपने टोटल लोड निकाला है, ये वाला कैपिटल W स्मॉल w L अपॉन 2, दिस कैपिटल W इज
एक्टिंग एट दिस पॉइंट G, ये इस जगह पर काम करेगा, एंड दिस इज कैपिटल W स्मॉल w L अपॉन 2। सो हमें यहां पर ए पॉइंट के बाद मूवमेंट लेते हैं। तो बात ये हुई थी जो टोटल लोड काम करेगा, आपको सबको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में, एक समकोण त्रिभुज में जो उसका सेंटर काम करता है, सेंटर उसके इस, अगर इसको हम आधार ले लेंगे तो यहां से L अपॉन 3 या यहां से 2L अपॉन 3 पर काम करेगा। Therefore the total लोड इस, ये जो टोटल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है वो इस जगह पे काम करेगा, और जिसकी दूरी इस A सिरे से 2L अपॉन 3 अर्थात B सिरे से ये वाली वैल्यू L अपॉन 3 पर काम करेगी। सो अब हम इसका मूवमेंट लेते हैं पॉइंट A पर। सो ये वाला जो भार होगा ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस स्मॉल w L अपॉन 2 इंटू 2L अपॉन 3। RB इसको एंटी क्लॉक घुमाएगा, सो प्लस RB इंटू L इज इक्वल टू 0। सो RB की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज, ये काट देते हैं इसको, ये हो जाएगा W L स्क्वायर बाई 3 और नीचे L चला जाएगा, दिस इज W L अपॉन 3। सो RB की वैल्यू आ गई है हमारे पास, इसको यहां पे लिख लेते हैं, W L अपॉन 3 इज द वैल्यू ऑफ द RB, जो यहां पर आपको रिएक्शन मिलने वाला है। रही बात इसकी कि RA की वैल्यू क्या होगी, सो आपको पता है कि टोटल लोड हमने निकाल लिया था। सो दिस इज व्हाट, दिस इज RA एंड प्लस RB। सो यहां पे RB की वैल्यू हम रख देते हैं, सो RA इज इक्वल टू WL अपॉन 2 माइनस RB माइनस WL अपॉन 3, ये एलसीएम आ जाएगा 6, दिस इज WL अपॉन 6। So this RA is WL अपॉन shear force निकालने के लिए, और हम बनाएंगे इसका shear force डायग्राम। So shear force के लिए हमें यहां पर एक पॉइंट लेना पड़ेगा, एक x क्रॉस सेक्शन, जैसा हम लोग पहले से लेते आ रहे हैं। से दिस इज डिस्टेंस x और ये क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया x। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्रायंगल आपके सामने आया है, ये वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहां पर होगी, जिसको हमने यहां पे स्मॉल जी से डिनोट कर दिया, और ये जो हाइट है, दिस हाइट, इसको हम यहां पे नाम ले लेते हैं WX। WX क्या है, WX इस लोड की इंटेंसिटी A सिरे से X दूरी पर इस लोड की इंटेंसिटी यहां पर कितनी है वो हमको यहां पर मिल जाएगी, जिसको हमने नाम यहां पे दिया है WX। कैसे निकालेंगे, सवाल ये उठता है, इसको हम यहां पहले कर लेते हैं। जरा इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में और ये छोटे वाले ट्रायंगल में, ये दोनों कैसे ट्रायंगल है, ये दोनों समरूप ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल में रेशियो का हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बड़े वाले का हाइट W, बड़े वाले की लेंथ L, छोटे वाले का हाइट WX, छोटे वाले की हाइट WX, उसकी लेंथ X। सो WX इज इक्वल टू WX अपॉन L। So this is the intensity of uniformly varying load at a distance x from the A. So A से x दूरी पर इस लोड की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू WX अपॉन L है। इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं W इंटू x अपॉन L। अब shear फोर्स देखना है, तो Fx shear फोर्स के लिए, सो Fx इज इक्वल टू, अब यहां से देखेंगे, यहां पर ये क्रॉस सेक्शन है, ऊपर की ओर जा रहा है RA क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड में ऊपर जा रहा है नेगेटिव, तो माइनस RA। उसके बाद इस ट्रायंगल का पूरा लोड कितना है, ये हो जाएगा, इस ट्रायंगल का पूरा लोड नीचे की ओर काम कर रहा है, तो इसके नीचे की ओर पॉजिटिव हो जाएगा, और इस ट्रायंगल का पूरा लोड होगा, इसका पूरा एरिया हाफ बेस x, हाइट WX।
वैल्यूज रखते हैं। आर ए की वैल्यू हो गई WL/6 माइनस में, ये रहा माइनस, प्लस 1/2x, WX की वैल्यू आ गई W×X/L। सो यहां पर आ गया माइनस WL/6 प्लस WX²/2L। यहां पे एक बात आप नोटिस करिए, क्या नोटिस करिए, शियर फोर्स के इस इक्वेशन में x की जो पावर है 2 है, और x की पावर 2 होने का मतलब शियर फोर्स का वेरिएशन कैसा होगा, पैराबोलिक, राइट। सो पॉइंट ए की अगर बात करें, एट ए, एफ ए कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 होगी, ये टर्म खत्म हो गया, माइनस WL/6। सिमिलरली एट बी, एफ बी कब आएगा, जब x की वैल्यू L हो जाएगी, यहां पे रखते हैं माइनस WL/6 प्लस WL²/2L, एंड दिस इज WL/3। ओके, WL/3 आरबी की वैल्यू है, हम यहां से इसको प्लॉट करते हैं। दिस इज A डैश, दिस इज B डैश। ए पॉइंट पर नेगेटिव है, ये रहा, ये कितनी वैल्यू आई, WL/6। बी पॉइंट पर पॉजिटिव है, WL/3। चूंकि ये वेरिएशन पैराबोलिक है, तो ये पैराबोलिक रूप में ऐसे जाएगा और यहां पर आ जाएगा, एंड दिस वैल्यू इज WL/3, राइट। तो यू सॉ द वेरिएशन कि कैसे वेरिएशन इस तरीके से पैराबोलिक वेरिएशन आ रहा है और ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात, क्या बात ये कि शियर फोर्स की वैल्यू इस स्थान पर 0 है, हमें यह निकालना है कि शियर फोर्स ये किस जगह पर 0 है। सो हमारे पास शियर फोर्स का इक्वेशन है, हम Fx की इस जगह पर अगर 0 रख देंगे तो हमें शियर फोर्स किस जगह पर, शियर फोर्स की वैल्यू 0 आ रही है, वो इस इक्वेशन की हेल्प से पता लग जाएगा। इसको यही निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन में हमने Fx को 0 कर दिया, तो 0 इज इक्वल टू माइनस WL/6 प्लस WX²/2L। इसको इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ले आए, ये काम खत्म हो गया, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद W कट चुका है और ये कट चुका है, L इधर जाएगा, तो L इधर जाएगा तो ये बन जाएगा L², और ये पूरा काम हो जाएगा L²/3, ये भी खत्म हो गया, और आपने स्क्वायर रूट ले लिया, सो दिस इज L/√3। दिस इज द प्लेस, यानी इस A से L/√3 डिस्टेंस पर शियर फोर्स का मान 0 होगा। तो ये दूरी हम यहां पर प्लॉट कर देते हैं, दिस इज L/√3। ये बात आप यहां पे नोट कर लीजिए, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं यही वो जगह है जहां पर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला। अब हम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बनाते हैं। सो mx इज इक्वल टू, यहां से यहां तक चलेंगे, इसमें कौन सा, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, लोड किधर काम कर रहा है, RA इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड में है, क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड में ये रहा बेंडिंग मोमेंट ग्रीन से, और अगर ये RA ऐसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव। तो ये वैल्यू रख लेते हैं, दिस इज RA। यहां से ये दूरी कितनी हो गई, x। इस ट्रायंगल का जो लोड है नीचे की ओर काम करेगा, और ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। कैसे नेगेटिव, यहां बनाते हैं, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका लोड ये है टोटल लोड, जो इसका टोटल लोड काम कर रहा है, ये टोटल लोड इस पॉइंट पर जब मूवमेंट निकालेंगे, इस पॉइंट पर, तो ये मूवमेंट एंटी क्लॉक हो जाएगा। सो दिस टोटल लोड माइनस लोड कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट हो गई WX टोटल लोड। यह दूरी कितनी होगी, सोचिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यह दूरी होगी इस
त्रिभुज में ये दूरी A पॉइंट से है 2x/3, अर्थात यह दूरी यहां से होगी x/3। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज x/3। आरे कितना है? आरे है WL/6 माइनस 1/2x। WX की वैल्यू है W इंटू x/L इंटू x/3। बहुत ज्यादा यहां पर x हो गए हैं। WL/6 और क्या बचा? माइनस WX³ and upon 6L, and this is the equation of bending moment WL, and this is WL into x। यहां पे देखिए x रह गया था, आप लोगों ने बताया नहीं, this is x and L। अब हमको ये निकालना है A पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना है। सो एट A MA x इज इक्वल टू 0, दोनों जगह पर 0 है, दोनों जगह पर x है, तो MA की वैल्यू 0 हो जाएगी। एट B MB कैसे आएगा? x की वैल्यू L रखेंगे, रख देते हैं WL, यहां L रखा तो L²/6 माइनस WL³/6L, और देखिए ये स्क्वायर कटा, दोनों वैल्यू सेम है, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू दोनों ही सिरों पर A" और B", दोनों जगह पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। और अब हमको ये निकालना है कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा। मैंने आपको बताया था कि जिस जगह पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है उस जगह बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, M मैक्स किस जगह पर होगा? एट L इज इक्वल टू x इज इक्वल टू L/√3 रखते हैं यहां पर WL L/√3, ये 6 आ गया पहले से, माइनस WX³ यानी कि L का हो गया क्यूब, उसका करेंगे क्यूब तो ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर, दिस इज 3√3, और यहां पर पहले से 6L है तो ये इंटू 6 इंटू L। अब हम देखते हैं क्या क्या यहां पे कट सकता है। सो दिस इज WL²/6√3 माइनस एक यहां से कट गया, सो दिस इज WL²/18√3, और 18√3 आपका एलसीएम आ जाएगा 2WL², और ये कट जाएगा, दिस इज WL²/9√3, WL²/9√3 एंड इट इज पॉजिटिव। दूसरी बात आपको यहां पर ध्यान देने वाली है कि बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में क्यूबिक होता है विद द पावर ऑफ x टू द पावर 3। इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाएंगे वो एक आपको बनेगा, इसके ऊपर बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और x इज इक्वल टू L/3 पर ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी कि जिस जगह पर शियर फोर्स 0 है उस जगह पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम है। और अब इसको थोड़ा सा हम केवल इतनी बात के लिए कि हम सही जगह पे दिखाएं मैक्सिमम, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट, ये मैक्सिमम वैल्यू बेंडिंग मोमेंट की हमको यहां पर मिली है, एंड दिस इज द वैल्यू, और इस वैल्यू को अगर हम यहां पे दिखा दें तो ये वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी? WL²/9√3, और ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, और ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है इस जगह पर आया है। सो दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए simply supported beam having a uniformly varying load from 0 at support A to W at support B, right? तो इस लेक्चर के अगले सेक्शन में हम लोग चलेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, लेकिन ऐसा लोड जो A से 0 होके बीच में बढ़ेगा, यहां से भी 0 होके बीच में बढ़ेगा, यानी एक ट्रायंगल आपको सेंटर में दिखाएगा। सो अब हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के सेकंड सेक्शन में जा रहे हैं, और इसमें लोडिंग कुछ इस तरह की है। दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, और लोडिंग ऐसी है कि यहां पे तो लोड की इंटेंसिटी पॉइंट ए पर 0 है, पॉइंट बी पर भी लोड की इंटेंसिटी 0 है,
लेकिन सेंटर पॉइंट पर लोड की इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते W हो गई। सेंटर पॉइंट पे लोड की इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते यहां पर W हो गई। सो इंटेंसिटी बिकम्स W किलो न्यूटन पर मीटर at the center, and we call it here as this is C, and this is the intensity of load at the center, and which is zero at these two supports. तो सपोर्ट्स पर लोड की इंटेंसिटी जीरो। बाकी इसको मान लेते हैं ये लेंथ हमारे लिए L है एज यूजुअल, तो ऑब्वियसली ये लेंथ हमारे लिए L/2 हो जाएगी, ये लेंथ हमारे लिए L/2 हो जाएगी, और लोड की इंटेंसिटी सिंपली सपोर्टेड बीम में इस जगह पर जीरो से बढ़ती गई सेंटर पर, वहां से भी ऐसे बढ़ती गई। तो अगर हम लोड की इंटेंसिटी दिखाएं तो कुछ ये ऐसे हम दिखा सकते हैं ग्रेजुअली किस तरीके से लोड की इंटेंसिटी। सो इसमें हमको शियर फोर्स निकालना, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। सबसे पहले हम टोटल लोड निकालेंगे। क्या निकालते हैं? टोटल लोड। और टोटल लोड को हम लोग कैपिटल W से दिखा सकते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि टोटल लोड जो होता है इस फिगर का एरिया होता है। तो टोटल लोड इज द एरिया ऑफ दिस फिगर, हाफ, बेस इज L, height is W, so this is WL/2. How simple. तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बहुत सारी किताबें अगर देखते हैं अलग अलग ऑथर्स की, तो आप इसको जरूर देखें, ध्यान रखिएगा कि द लोड ऑफ दिस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का टोटल लोड होता है इसका पूरा एरिया। ये फॉर्मूला आ गया। और ये एक्सप्रेशन याद करिए, पिछले वाले केस में भी एक्सप्रेशन था। यहां पर RA और RB की वैल्यू बराबर होगी। क्यों बराबर होगी जरा सोचिए। RA और RB की वैल्यू इसमें बराबर होगी, रीजन ये कि ये एक सिमेट्रिकल शेप है, जैसा आधे से इधर है वैसे ही हाफ दोनों तरफ मिरर इमेज है, इसलिए RA और RB की वैल्यू भी सेम होगी। तो ये वैल्यू इसका हाफ हो जाएगा, यानी WL/2 और इसका हाफ हो गया, दिस इज WL/4। तो आइए इसको यहां पे लिख लेते हैं, RA इज इक्वल टू WL/4, RB इज इक्वल टू WL/4। दीज आर द रिएक्शंस। हमारे पास रिएक्शंस आ चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं कि ये रिएक्शन यहां से हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत अब यहां पर हमको नहीं है। अब हम चलते हैं सीधे शियर फोर्स पर। तो शियर फोर्स हम लोग निकालते हैं, इस जगह पर निकाल लेते हैं। ये रहा हमारे लिए एक क्रॉस सेक्शन, ये है क्रॉस सेक्शन XX, जो कि यहां से X डिस्टेंस पर है। इसकी जो लोड की इंटेंसिटी है उसे हमें निकालना है, WX यहां पर कितना होगा। इसको हटाते हैं जरा। सो दिस इज से इस जगह पर लोड की इंटेंसिटी है WX। अब हमें ये WX निकालना है, कैसे आएगा? तो बच्चों हम ये ट्रायंगल पकड़ेंगे, इसको नाम दे देते हैं ABC, इसको नाम दे देते हैं यहां पे D। आप जरा ट्रायंगल देखिए ACD, और ये ट्रायंगल देखिए A दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये जो रेड वाला सेक्शन का ट्रायंगल बन रहा है, छोटा वाला, ये जो बड़ा ट्रायंगल ACD, ये दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल है। और अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। एंड दिस इज, इस जगह पर CD की वैल्यू है W के बराबर, W, लेकिन लंबाई कितनी? L/2, L/2। एंड दिस इज WX, कितनी डिस्टेंस पर? X डिस्टेंस पर। सो ये जो हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं आधी बीम के लिए कर रहे हैं, AC पार्ट के लिए, और जो पार्ट AC के लिए कैलकुलेशन करेंगे वही पार्ट BC पार्ट के लिए हो जाएगा। सो दिस इज WX इज इक्वल टू W इंटू X, और ये 2 ऊपर जाएगा, 2WX/L। सो ये वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। एंड दिस वैल्यू इज, इसको यहां लिख लेते हैं, 2WX/L। ये पास हमारे पास वैल्यू आ गई 2WX/L। और अब हम शियर फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। सो Fx इज इक्वल टू, अब ये क्रॉस सेक्शन है, इसके लेफ्ट साइड में है, RA ऊपर जा रहा है जो कि नेगेटिव होगा, -RA। ये जो ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल का यहां से लेके ये रेड वाला जो ट्रायंगल आ रहा है, इसका लोड नीचे होगा, इसका लोड यहां पर काम करेगा, इस जगह पर स्मॉल g, ये इसका लोड यहां पर काम करेगा। ये लोड कितना है? दिस इज द लोड, ये टोटल लोड, इसका एरिया।
तो इसका एरिया आएगा कैसे? तो इसका एरिया होगा प्लस नीचे की ओर है, एंड दिस लोड इज प्लस प्लस हाफ छोटा वाला एरिया बेस इंटू हाइट WX, ये टोटल लोड इसका एरिया का है जो यहां पर काम कर। ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट है वो इस स्मॉल जी पर नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो RA की वैल्यू कितनी है? माइनस WL/4 प्लस 1/2 x। WX की वैल्यू हो गई 2W इंटू x अपॉन L। दिस इज माइनस WL/4, ये मुझे लगता है कट जाएगा, प्लस WX² अपॉन L। तो ये चीज हमारे सामने आ गई है। अब जरा ये देखते हैं, ये Fx है कि A पॉइंट पर शियर फोर्स कितना है। तो एट A FA x इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 हो गई, माइनस WL/4। तो शियर फोर्स A पॉइंट पर आ गया है नेगेटिव। इसको हमने कहा A डैश, इसको कहा B डैश, और ये पॉइंट ये रहा WL/4। दूसरी बात, शियर फोर्स का वेरिएशन x की पावर 2 होने के कारण कैसा है? पैराबोलिक। A का काम हो गया। अब हम C पे निकालना चाहते हैं। सो FC x इज इक्वल टू L/2, ये रखा, माइनस L/4 प्लस W, x की जगह रखेंगे L/2 का स्क्वायर अपॉन L, सॉरी अपॉन L, यस। सो n इज इक्वल टू 0। और यहां पर एक हमें महत्वपूर्ण वैल्यू मिल चुकी है कि शियर फोर्स की वैल्यू पॉइंट C पर, यानी इस सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पर शियर फोर्स की वैल्यू आपको 0 मिल रही है। इसका मतलब ये रहा C, और ये पैराबोलिक वेरिएशन यहां पर ऐसे जाएगा। और आप एक बात कहेंगे, सर ये बताइए कि आपने AC पार्ट लिया था, यहां से लेकर यहां तक सारी कहानी तो आपने इसके लिए रची थी, तो आपने वहां कैसे चले गए? बच्चों, जिस तरीके से आपने AC पार्ट के लिए काम किया, इतने के लिए काम किया, अगर आप ये क्रॉस सेक्शन उठा के इस ओर बनाते और आप B पार्ट से करते तो आपका ये ग्राफ यहां से ऐसा बनता। तो हमने क्यों बना दिया, क्यों हमने लिबर्टी ले ली, क्यों हमने ऐसी स्वतंत्रता ले ली? इसलिए ली कि जैसा यहां से ACD पार्ट है वैसा ही BCD पार्ट है, दोनों एक जैसे हैं। जो शक्ल यहां पर ऐसे है वो शक्ल यहां पर ऐसे है। यहां पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो चुकी है, और ये दूरी यहां से L/2 आपको मिल चुकी है। सो ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम इसका यहां पर बन चुका है। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए देखेंगे Mx, ये बताया नहीं आपने, इसको ये BM करना था। Mx इस पार्ट में ये इस पॉइंट पे ऐसे घुमाएगा, इट इज अ पॉजिटिव। सो RA इंटू x। इस ट्रायंगल का जो लोड है नीचे की ओर काम कर रहा है, माइनस लोड हो गया हाफ एरिया बेस हाइट WX, एंड दिस इज इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज x/3। ये बात आपको नोट कर लेनी है कि ये जो डिस्टेंस है इस बेस की इस छोटे ट्रायंगल में x/3 है। यहां पर कोई गलती नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ध्यान रखिएगा, RA की वैल्यू कितनी है? WL और x लगा देंगे अपॉन 4 माइनस 1/2 x। WX हमने निकाल के रखा था 2W इंटू x अपॉन L इंटू x/3। इसको जरा ठीक ठाक कर देते हैं, WLX/4 माइनस, मुझे लगता है कटना चाहिए, कट गया, एंड दिस इज WX की पावर 1 2 3 W³ अपॉन 3L। ये फार्मूला हमारे सामने आ चुका है। नाउ MX की वैल्यू आ चुकी है। MA कब? x इज इक्वल टू 0, दोनों जगह x 0। MC कब? मिड पॉइंट पर x इज इक्वल टू L/2। दिस इज WL
एल 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 एक्स की जगह पर एल अपॉन 2, तो ये 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3l, और 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, ये वैल्यू आगे 1 कट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हुआ 8, ये हुआ 24, एलसीएम आया 24 8, ये 3 WL² माइनस WL², ये कितना बचा 2WL² अपॉन 24, ये कटा 12, दिस इज WL² अपॉन 12। दिस इज व्हाट द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट जो सी है यही आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, WL² अपॉन 12। कैसे मैक्सिमम है, इसके लिए आप क्या तर्क सुनना चाहते हैं? देखिए, मैंने सी पॉइंट के बेंडिंग मोमेंट में कह दिया कि भाई सी पॉइंट का जो बेंडिंग मोमेंट वो मैक्सिमम है, बिना देखे कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि याद करिए सी वो जगह है जहां पर शियर फोर्स की वैल्यू फिर से 0 है, और जहां जहां पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है उस स्थान पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। बाकी ये क्यूबिकल है, ये आप देख सकते हैं यहां से, ये जो पावर है इसकी 3 है, सो इट इज ए क्यूबिकल पावर ऑफ बेंडिंग मोमेंट, वेरिएशन किए होंगे। और चूंकि ए पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, इसका मतलब कि ए पर, इसको ए डबल डैश बोलते हैं, याद करिए आप लोग। तो यहां पर अगर एसी पार्ट के लिए हमने सॉल्व किया है, यहां बेंडिंग मोमेंट 0 है, इसका मतलब सीडीबी पार्ट पर यहां बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी, और क्यूबिकल पावर में जाएगा, इस जगह पर मार्क केवल लगा रहे हैं निशान के लिए क्योंकि मैक्सिमम बनाना है। एंड दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये बन चुका है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम with uniformly varying load from both ends. At the center it is maximum and 0 at the supports, and this is the maximum bending moment, and this maximum bending moment is what WL² upon 12, and this is the bending moment diagram for this. So इस वीडियो के इस लेक्चर के इस सेक्शन में हम एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें ट्रायंगल लोड भी होगा, और ऐसा लोड होगा कि जो एक किनारे पर 0 नहीं है, यहां पर भी कुछ लोड है, और ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते दूसरे किनारे पर इतना लोड हो गया है। तो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को लेते हैं, पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है 5 मीटर स्पैन की, दोनों किनारों पे सपोर्ट है। इस बीम पर एक ऐसा लोड लगा हुआ है कि यहां पर भी कुछ लोड है, इस लोड को हम सेम मान लेते हैं W1, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये इस स्थान पर W2 हो गया है, किलो न्यूटन पर मीटर। अब हमसे कहा गया है कि इसका शियर फोर्स निकालिए, इसका बेंडिंग मोमेंट निकालिए, बाकी प्रॉपर्टीज हमको निकालनी है। बाकी है, ये एक वॉल है, इट इज ए ट्रायंगुलर शेप ऑफ ए वॉल, जिस वॉल की थिकनेस 25 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया गया 0.25 मीटर। इस वॉल को बनाने में जो कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया, उस कंक्रीट की डेंसिटी है, या वेट भी कह सकते हैं, पर क्यूबिक मीटर में 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इस वॉल के कंस्ट्रक्शन में जो हमने कंक्रीट का इस्तेमाल किया है वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। वॉल की थिकनेस का तात्पर्य इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इस वॉल की थिकनेस 25 सेंटीमीटर है। बाकी साइज आपके सामने, यहां 3 मीटर ऊंची है, यहां पे धीरे धीरे करते हुए 2 मीटर ऊंची, यहां पे करते करते 3 मीटर ऊंची होगी। हमें इसकी वैल्यूज को निकालना है। तो सबसे पहले जब आपको ऐसा सवाल दिखे तो इस क्वेश्चन को, जो कि है एक यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, हम इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, नोट करिएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ट्रायंगुलर, इन दोनों में इसको हम तोड़ देंगे। डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये एक डॉटेड लाइन यहां पे हमने ड्रॉ कर दी। और अब आप ध्यान से देखिए इस डॉटेड लाइन के बाद कि यहां पर ये एक यूडीएल हो गया, जो पूरी लंबाई में 2 मीटर ऊंचाई की एक वॉल बनी हुई है। एक ये ट्रायंगुलर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो गया, जिसकी इंटेंसिटी अब इस जगह पर हम 0 मानेंगे, और इसकी हाइट यहां बढ़ते बढ़ते ये 3 में से 2 निकल जाएगा, ये ऊंचाई 1 मीटर यहां पर हमारे सामने आ जाएगी। सो दिस ऑल टुगेदर इज 3 मीटर, दिस होल इज 3 मीटर, बट दिस इज व्हाट, 3 में से 2 निकल गया, 1 मीटर यहां पर हाइट आ जाएगी। सो इस पूरे सवाल को अब हम इस हिस्से में लाएंगे। ये हिस्सा हमारे लिए
एक यूडीएल का काम करेगा और ये हिस्सा हमारे लिए एक ट्रायंगल लोड का काम करेगा। तो हमें सबसे पहले दोनों का लोड निकालना होगा। इस यूडीएल का लोड कितना है, इस रेक्टेंगल का लोड कितना है, इसको हमने W1 का बात की, इसको हम यूडीएल कह के चल रहे हैं, इसके लोड को हम लोग यहां पर W1 लिख लें। सो W1 हो जाएगा इसका एरिया, तो एरिया हो जाएगा L की वैल्यू हो जाएगी 5, हाइट 2, थिकनेस 0.25 इनटू डेंसिटी 20। तो ये वैल्यू मैंने आपके लिए निकाल के रखी हुई है। दिस वैल्यू विल बी 50। ये वैल्यू यहां पर आ चुकी है 50 किलो न्यूटन। दैट मींस ये जो आप यहां पे यूडीएल देख रहे हैं, इस यूडीएल का वेट यहां पर 50 किलो न्यूटन है। अब ट्रायंगल में जो आपको ये ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा था, इसका लोड तो बहुत सिंपल है, हाफ बेस हाइट कितनी है 1 मीटर, थिकनेस, अब ये वॉल्यूम हो गया और इस वॉल्यूम को हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया 12.5 किलो न्यूटन। Therefore, the total load on the beam is this plus this, यानी 50 और 12.5 ये 62.5 किलो न्यूटन का इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर टोटल इसका लोड हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि RA और RB की वैल्यू हमको निकालनी है। आप केवल ये काम करिए कि आप इसका देख लीजिए, इसको रेक्टेंगल मानिए, इसको ट्रायंगल मानिए, हम इसके हिसाब से कर लेते हैं। सो RA एंड RB, RA W1 के कारण एंड RA W2 के कारण। इसके कारण ये जो पार्ट है ये यूडीएल है। यूडीएल का मतलब इसका आधा लोड RA पे आएगा, आधा लोड RB पे आएगा और टोटल ये 50 है, तो ये हो जाएगा 25 और ये भी हो जाएगा 25। रही बात ट्रायंगुलर लोड के लिए, ट्रायंगुलर लोड के लिए ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी W/3। दिस इज W/3 एंड दिस इज 2W/3। तो ये वैल्यू अगर हम W रख देंगे तो ये हो जाएगा 12.5/3, दिस इज 4.17 एंड दिस इज 8.33, राइट। ये चीज हमारे सामने आ चुकी है। नाउ इसको अगर हम ऐड कर दें तो 29.17, 25 और 8 33.33 किलो न्यूटन आर द रिएक्शंस ऑफ RA एंड RB। सो ये वैल्यू आ चुकी है, हम इसको यहां पर दिखा देते हैं। RA इज इक्वल टू, और ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, सम टाइम इसको कैपिटल W से लेके चलते हैं और सम टाइम इसको इससे लेके चलते हैं, तो कैपिटल W कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सो RA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 29.17, RB हो जाएगा यहां पर लिखते हैं 33.3 और 3 जगह थोड़ी कम पड़ गई है 33.3। ये हमने यहां पर एक हमने सेक्शन लिया। सो दिस इज अ सेक्शन, यहां पे ले लेते हैं इसकी जगह पर, ये हमारे लिए सेक्शन हो गया और ये सेक्शन इस सिरे से x दूरी पर है और ये दूरी तो चलिए तो ऊंचाई 2 मीटर है। इस ऊंचाई की बात करते हैं, ये ऊंचाई कितनी है, इसको नाम देते हैं hx। इंपॉर्टेंट, hx कैसे देते हैं, hx की वैल्यू निकले कैसे, जरा मेरी मदद करिए आप लोग। हम इस ऊपर वाले ट्रायंगल में चलते हैं। ऊपर वाले ट्रायंगल में ऊंचाई है 1 मीटर, लंबाई है 5 मीटर। इस छोटे ट्रायंगल में ऊंचाई है hx और दूरी है x। सो दिस hx इज इक्वल टू x/5। तो ये वैल्यू आ गई है x/5, ये वाली वैल्यू यहां से लेकर यहां तक। सो इसमें इसको एक नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं यहां पर P। अब हम बीम को सॉल्व कर रहे हैं AP के लिए। AP में जो रेक्टेंगल का लोड है W(x1), इसका लोड हो जाएगा लेंथ x, हाइट 2, एरिया हो गया
थिकनेस 0.25 इंटू डेंसिटी 20। तो ये वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी, दिस इज 10x। तो इतने का जो लोड है वो 10x हो गया। नाउ WX2 यानी इस ट्राइंगल का जो लोड है हाफ बेस हाइट x अपॉन 5 इंटू 0.25 इंटू 20 एंड दिस वैल्यू विल बी 0.5 x स्क्वायर। तो ये जो लोड है ट्राइंगल का ये पता लगा 0.5 x स्क्वायर। टोटल लोड हमें मिल गया कौन सा, ये टोटल लोड है दिस 10x इतना है और 0.5 x स्क्वायर इस ट्राइंगल का लोड है। अब हम बनाते हैं शियर फोर्स का इक्वेशन और शियर फोर्स का इक्वेशन बनने में बहुत देर नहीं है, तुरंत बनेगा। Fx इज इक्वल टू इस क्रॉस सेक्शन के इस तरफ RA काम कर रहा है जो कि ऊपर की ओर है नेगेटिव माइनस RA। बाकी सारे लोड नीचे काम कर रहे हैं। 10x काम करेगा इस जगह पर इसके सेंटर पर, 0.5 काम करेगा इस जगह पर जो कि यहां पे x3 पर होगा। खैर भी डिस्टेंस की जरूरत नहीं यहां पे। सो दिस इज प्लस WX1 एंड WX2। सो दिस Fx is equal to minus 29.17 plus 10x plus 0.5 x स्क्वायर और ये रहा शियर फोर्स का इक्वेशन। और अब एट पॉइंट A FA x is equal to 0 0 0 minus 29.17। आगे बढ़ते हैं। एट B FB x is equal to 5 is equal to 33। सब रख देंगे 33.3 आ जाएगा प्लस का। सो शियर फोर्स डायग्राम बन चुका है। ये रहा A डैश, ये रहा B डैश, ये रहा माइनस में 29.17, ये प्लस हो गया यहां पर जाते जाते ये हो गया एंड दिस इज 33.33। एक बात आप बार बार देखिए शियर फोर्स के चैप्टर में और बेंडिंग मोमेंट के चैप्टर में कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम का आप यहां पे शियर फोर्स निकालते हैं तो दोनों सपोर्ट्स पर शियर फोर्स की जो वैल्यू होती है वो उसके रिएक्शंस के बराबर होती है। और अगर कैलकुलेशन में सपोज करिए इक्वेशन की गड़बड़ हो गई और आपने F और FB निकाला और वो वैल्यूज रिएक्शन चूंकि हम पहले ही निकाल लेते हैं और वो वैल्यूज रिएक्शन के बराबर नहीं आ रही है तो तुरंत बच्चों आप सचेत हो जाइएगा कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम है ये डायग्राम इस रेखा को रेफरेंस लाइन को कहीं पर काटता है तो हमें अब ये निकालना है किस जगह पर काटता है। और चूंकि जिस जगह पर शियर फोर्स डायग्राम रेफरेंस लाइन को काटता है वहां पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है। सो बस करना कुछ नहीं है, इसको 0 पुट कर देना है तो ये इक्वेशन बन जाएगा दिस दिस दिस। तो इसको ठीक तरीके से लिखते हैं 0.5 x स्क्वायर 10x माइनस 29.17 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको आप श्रीधराचार्य के नियम से निकालेंगे। x इज इक्वल टू 2.58 मीटर आएगा। अर्थात A से 2.58 पर वह बिंदु है जहां पर शियर फोर्स का मान 0 होगा। और हम सबको पता है कि इस बिंदु का महत्व क्या है। जल्दी से मुझे बताओ इसका महत्व क्या है। कौन कौन जानता है इस क्लास में इसका महत्व क्या है। तो आप सही बोल रहे हो, जिस जगह पर ये होता है वहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। लेट अस सी, इसको जरा नामकरण इसका कर लेते हैं SFD, शियर फोर्स डायग्राम बन गया। बेंडिंग मोमेंट बहुत आसान है, इस पे लेना है, ये क्लॉकवाइज जाएगा, पॉजिटिव होगा RA इंटू x। इतना सा जो लोड है ये इस तरह से जाएगा। दिस इज WX1 इंटू, ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल होने पर इसका सेंटर इसका x/2 पर होगा तो यहां से इसका सेंटर x/2 माइनस WX2, ये ट्रायंगल है
इसका जो सेंटर होगा लोड का वो यहां से x अपॉन 3 पर होगा। mx इज इक्वल टू कितना है 29.17x माइनस 10x x अपॉन 2 इंटू में माइनस 0.5x स्क्वायर इंटू x अपॉन 3। क्यूबिकल पावर्स में है और क्यूबिकल पावर में होने की वजह से हम वेरिएशंस तुमको मिल गए। अब जरा ए पॉइंट पे निकाल लेते हैं। सो एम ए इज इक्वल टू कहां पर आएगा x इज इक्वल टू 0 होगा, तीनों जगह पर x है 0 आ गया। एम बी कहां पर आएगा x इज इक्वल टू 5 और जब x की वैल्यू यहां पर आप 5 रखेंगे सो दिस विल ऑल्सो भी 0 एंड एम मैक्स कहां पर आएगा x इज इक्वल टू 2.58 नोट कर लीजिएगा 2.58 एंड दिस वैल्यू इज मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी है किलो न्यूटन मीटर। सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, द फेमस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम A डबल डैश B डबल डैश। इस जगह पर मैक्सिमम मिलेगा, क्यूबिकल पावर है, ऐसा गया, थोड़ा सा ठीक नहीं गया, हमने थोड़ा ठीक कर दिया, बहुत सुंदर बन गया, मजा आ गया। दिस इज 39 कितना है 39 में 29 लिखने जा रहा था 39.12 किलो न्यूटन मीटर एंड दिस इज व्हाट एम मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू आ गई एंड बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है। और इस तरीके से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड का हमने एक प्रॉब्लम यहां पर कर ली। तो मैं नहीं समझता कि अब आपको इस लेक्चर को पढ़ने के बाद यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, और अगर किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इस लेक्चर सीरीज में आगे जो आपके टॉपिक्स हैं वो मैं आपको प्रॉब्लम आगे कराता रहूंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अपने आसपास सफाई बना के रखिए और अपने माता पिता की सेवा करिए। थैंक यू वेरी मच।